कल जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या उसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लो। कल जो क्लास हुई उस क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये बीबी में बिजनेस मैथमेटिक्स में पढ़ा था। तो कल वाली क्लास में अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो अभी। तो अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग उस पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो वेल ऑर्डरिंग पे है। हम लोग इसमें वेल ऑर्डरिंग थ्योरम एंड प्रॉपर्टी जो टॉपिक है वो एक साथ देखेंगे। ये थ्योरम वाला ही टॉपिक है, आपको थ्योरम समझनी है। थ्योरेटिकल टॉपिक है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं आएगा। उसका रीजन है वो रीजन ये है कि ये जो आता है वो बीएससी मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है जिसको थोड़े अच्छे लेवल पे समझना पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि आप तो बीएससी मैथमेटिक्स में है नहीं, तो इसीलिए आप लोगों को ये पार्ट थ्योरेटिकली समझना है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत मैथमेटिकली होते हैं। अब आप नहीं है तो इसीलिए आप इसको थ्योरेटिकली समझेंगे। अब थ्योरेटिकल कैसे समझेंगे उस बात को मैं बता रहा हूँ। मैं कुछ डेफिनेशन यहाँ पे लिखा रहा हूँ, वो डेफिनेशन आपको देखनी है। वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही सारा काम चलेगा। सारी बात समझ में? अब वो डेफिनेशन क्या है, प्रूफ क्या है, वो ऐसा समझ लो कि आपको वो याद करना है, तभी आप उसको लिख पाओगे। थ्योरेटिकल पार्ट था, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैज अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ये इसकी डेफिनेशन है। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन है thus if S be a non-empty subset of natural numbers, then there exist P belongs to S such that P is less than equal to Q for all Q belongs to S। का प्रूफ है, जो इसका प्रूफ करते हैं वो हम लोग करते हैं पीएमआई मेथड से। इसका जो प्रूफ है वो हम करते हैं पीएमआई मेथड से। पीएमआई मेथड जो होता है वो मैथ्स वालों को पता होगा, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पीएमआई को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस टेक्निक से हम इसको प्रूफ करते हैं।
तो पहले तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल जो है, वेल ऑर्डरिंग थ्योरम है, वो थ्योरम बोलती क्या है वो समझे। तो थ्योरम ये बोलती है, ये डेफिनेशन और ये जो मैंने इसकी इक्वेशन लिखी है वो एक्चुअल में है क्या। वो ये बोलती है कि हर एक नॉन एम्प्टी सबसेट, इस जो मान लो एक सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर का, उसके जब मैं छोटे छोटे सबसेट्स बनाता हूँ, तो उन सबसेट में जितने भी सबसेट, मान लो एक सेट के मैंने 4 सबसेट बनाए, 5 सबसेट बनाए, 6 सबसेट बनाए, कुछ भी मैंने बनाए, तो हर सबसेट में एक स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 100% होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप नेचुरल, जैसे मान लो 2 3 4 एक नंबर है, अब 2 3 4 नंबर के आपने सबसेट बनाए, तो हर सेट में एक नंबर तो सबसे छोटा होना ही है ना नेचुरल नंबर में। जैसे 2 3 4 का एक सबसेट बनाया 2,3, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है 2 स्मॉलेस्ट है ना। और एक दूसरा सबसेट बनाया मान लो 3,4, तो ऑब्वियस सी बात है 3,4 में 3 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो ऐसा ये थ्योरम कह रही है कि हर सबसेट में एक नेचुरल स्मॉलेस्ट नंबर 100% रहता है, और उस स्मॉलेस्ट नंबर को हम लोग पी से डिनोट कर रहे हैं, पी से डिनोट कर रहे हैं, पी फॉर पिकॉक वाला, ठीक है। और वो पी जो है वो उस सेट एस में से बिलोंग करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई बड़ी बात। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपके माइंड में क्लियर है या नहीं है, पहले तो ये बताओ, डेफिनेशन समझ में आई या नहीं आई ये बताओ। डेफिनेशन समझ में आ गई क्या सभी को? यस और नो? डेफिनेशन आ गई। अब इसका प्रूफ देखो, ये आपको याद करने वाली बात है, ध्यान रखना। वापस बताओ। अच्छा, तो वापस समझ लो, एक मिनट देखो, ऐसे समझो। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई एक सेट है जिसमें उसको बोला एस, वो एस है 1 2 3, और इसके सबसेट मैंने बताए, बहुत सारे सबसेट बना दिए। तो वो सबसेट 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गया, 1,2 है, 1,3 है, 2,3 है, और 1,2,3 है। ऐसे ये सबसेट है। तो हर सबसेट में एक नंबर ऐसा है जो स्मॉलेस्ट होगा, उस नंबर को पी बोलेंगे, और वो पी जो है वो इस एस में से बिलोंग करेगा। इस पूरे सेट में 1 सबसे छोटा है, तो 1 को पी बोला, और 1 इस एस से बिलोंग करता है। ऐसे ही इस पूरे सेट में 1 सबसे छोटा है, 1 को पी बोला, और 1 इससे बिलोंग करता है। इस पूरे सेट में 2 सबसे छोटा है, 2 को पी बोला, और 2 एस से बिलोंग करता है। तो ये जो डेफिनेशन हुई, इसको बोलते हैं वेल ऑर्डरिंग थ्योरम, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी। अभी दरवाजा क्लियर है क्या? भाई अभी क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग आगे बात कर रहे हैं हम, ये एक्चुअल में क्या है, वो याद करने वाली ज्यादा कहानी है, मतलब आपको रिमेम्बर दिस थिंग ना, कि भाई आपको हाँ याद करना। अ सेट containing just one element has a smallest member, namely the element itself. Hence, the well ordering principle is true for set S of ध्यान रखो कि हमने एक सेट लिया है कैपिटल एस, और उसमें वेल ऑर्डरिंग थ्योरम जो होगी वो ट्रू होगी हर सेट के एक एलिमेंट के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, हर सबसेट में एक एलिमेंट ऐसा होगा, एक मेंबर ऐसा होगा जो स्मॉलेस्ट होगा, उसके लिए थ्योरम ट्रू हो जाएगी। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम ये बोलती है कि सबसे पहले आप उसको 1 के लिए प्रूफ कर दो पूरी थ्योरम को, 1 के बाद आप n नंबर्स के लिए उसको प्रूफ कर दो, और n के बाद उसको n+1 नंबर्स के लिए प्रूफ कर दो। अगर आप ये प्रूफ कर देते हो तो वो पूरी थ्योरम को हम लोग प्रूफ मान लेते हैं। तो जो मैथ्स के बच्चे उनको तो पता ही होगा, n = 1, n = k, और n = k+1 आप 11th क्लास में चैप्टर 4 में किया करते थे।
यहाँ पे आपको अगर जो नॉन मैथ्स के हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद करना है। और बायो में तो आप लोग बिल्कुल जो है याद करने में एक्सपर्ट होते हो। प्रिंसिपल इज ट्रू फॉर साइज that mean any set of natural number has a smallest। ये जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है, प्रूफ फॉर n इज इक्वल्स टू 1, ये 1 के लिए अपन प्रूफ कर रहे हैं, एक मिनट ऐसा लिख देते हैं। और ये जो लिख रहे हैं अपन, एक मिनट, प्रूफ फॉर n इज इक्वल्स टू n के लिए कर लेते हैं इसको, n नंबर्स के लिए। अब हम जो कर रहे हैं वो है प्रूफ फॉर n इज इक्वल्स टू n प्लस 1 के लिए। ये 3 स्टेप्स होते हैं जिनको हमको करना है। नाउ वी हैव टू प्रूफ फॉर n प्लस 1 एलिमेंट्स इन अ, let capital S be a set of n plus 1 numbers from which one element P is removed। अब इसका मीनिंग क्या है वो मैं समझा दूंगा। नाउ मीनिंग n element have a smallest say q by induction hypothesis। Hence the smaller of p EMI। अब इसको समझो ध्यान से, एक मिनट में कुछ कलर्स भी चेंज कर देता हूँ। ये और ये देखो, अब इधर समझो ध्यान से। मैंने क्या बोला, सबसे पहले कोई एक नंबर लिया, तो एक नंबर जो कोई भी ले ले, जैसे 1 ले लिया मान लो, तो 1 तो पूरे सेट में सबसे स्मॉलेस्ट 1 होना ही है। मान लो कोई नंबर 2 ले लिया, तो पूरे सेट में वो खुद 2 जो है वो तो स्मॉलेस्ट होना ही है। तो इसीलिए n इज इक्वल्स टू 1, यानी एक नंबर के लिए हर सेट जो होगा उसमें वो नंबर खुद ही स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए तो ये प्रूफ है।
n इज इक्वल टू n के लिए देखते हैं, तो मान लो मैंने 1 से लेकर n तक के नंबर ले लिए, 1 से लेकर n तक के अगर मैंने नंबर ले लिए, n नेचुरल नंबर्स ले लिए, तो अब चाहे वो 1 से लेकर 10 हो, 1 से लेकर 20 हो, 1 से लेकर 30 हो, 1 से लेकर 40 हो, या 1 से लेकर कितने भी हो, कुछ भी हो, उसमें एक नंबर तो सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा जो कि स्टार्टिंग वाला होगा, और जितने भी उसके सबसेट बनाओगे हर सबसेट में एक नंबर तो स्मॉलेस्ट आएगा ही आएगा। तो इसलिए n इज इक्वल टू n के लिए भी वो प्रूफ होगा। फिर मुझे प्रूफ करना है n इज इक्वल टू n प्लस 1 के लिए। तो मैंने नंबर लिए 1 से, नेचुरल नंबर लिए 1 से लेकर n प्लस 1 तक के। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या बोला है, एक नंबर हमने यहां से रिमूव कर दिया है, जो n प्लस 1 नंबर्स हैं उसमें से एक नंबर हमने रिमूव कर दिया है, और वो जो रिमूव्ड नंबर है जिसको भी हटाया है, उस पूरी सीरीज में से कोई भी एक रैंडम नंबर उठाया और उस रैंडम नंबर को हटा दिया, तो उस रैंडम नंबर को हमने बोला पी फॉर पिकॉक वाला। वो रैंडम नंबर पी जो है वो हमने रिमूव कर दिया, वो रैंडम नंबर हमने रिमूव कर दिया है, और उस रैंडम नंबर को हमने बोला है पी। आ रही बात समझ में? उस रैंडम नंबर को हमने बोला है पी, उसको हमने रिमूव कर दिया। अब जो n नंबर्स हमारे पास बचे हैं, क्योंकि हमारे पास n प्लस 1 थे, एक को हटा दिया तो अब n नंबर बच गए। उस n नंबर में एक नंबर तो ऐसा होगा ही होगा जो कि स्मॉलेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि अभी n इज इक्वल टू n में बोला है कि अगर n नंबर होते हैं तो n नंबर के लिए उसमें एक स्मॉलेस्ट नंबर जरूर होता है। तो इसीलिए जब n प्लस 1 में से एक मैं यहाँ पे हटा दूंगा तो मेरे पास n बच गए, और n के लिए तो एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा ही होगा। इंडक्शन हाइपोथेसिस बोले तो ये वाला स्टेप, इंडक्शन हाइपोथेसिस बोले तो ये वाला स्टेप। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि n रिमेनिंग नंबर्स में एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा ही होगा। तो इसीलिए n प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू है। तो जब n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, n इज इक्वल टू n के लिए ट्रू है, और n इज इक्वल टू n प्लस 1 के लिए ट्रू है, इन तीनों के लिए ट्रू है, तो पीएमआई मेथड से ये चीज प्रूफ होती है। यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये वेल ऑर्डरिंग थ्योरम जो है आपकी, उसको हम लोग प्रूफ बोलते हैं कि ये आपका प्रूफ है। ये चीज आपको बिल्कुल याद करके जानी है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है वेल ऑर्डरिंग थ्योरम उसकी प्रॉपर्टी पे, तो ये एज इट इज चिपका के आनी। ठीक है? अभी भी अब किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, डाउट है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। किसी को कोई दिक्कत है तो आप क्लियर कर सकते हो, और अगर समझ में आ गया तो बताओ समझ में आ गया है क्या, यस और नो। इस समझ में आ गया है क्या, यस और नो? नहीं समझ में आया तो कहानी समझ में आया वो समझा देता हूँ। आ गया समझ में? चलो ठीक है, आओ आगे देखो भाई। ये नोट कर लिया क्या धर्मा के, आप ही नोट कर दो, एक बार देख लो, आप नोट कर लो। आप नोट कर लो, कर लिया ना नोट? ठीक है, बता दूं मैं इसको, नोट कर लिया हो तो। आपके पास ये दो टॉपिक है आपके पास, वेल ऑर्डरिंग थ्योरम और प्रॉपर्टी। उन दोनों में एक ही चीज आपको लिख के आनी है। ठीक है? अब आपके पास मेन आता है, देखो एक लेटाइसिस करके एक टॉपिक आता है, लेकिन आपके सिलेबस में है प्रॉपर्टी ऑफ लेटाइसिस। तो आपको समझना है कि प्रॉपर्टी ऑफ लेटाइसिस क्या होती है। प्रॉपर्टी ऑफ लेटाइसिस, प्रॉपर्टी ऑफ लेटाइसिस क्या होती है उसको समझेंगे। जो प्रॉपर्टी आप लोगों ने प्रपोजिशन में पढ़ी है, जो प्रॉपर्टी आप लोगों ने प्रपोजिशन में पढ़ी है, वही सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पढ़नी है, लेटाइसिस में भी। तो बहुत इजी कहानी है, लेकिन उसके लिए दो तीन बातें आपको समझनी पड़ेगी। वो क्या क्या है वो मैं समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। इडम्पोटेंट लॉ होता है, इडम्पोटेंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ए मीट ए जॉइन ए इज इक्वल्स टू ए मीट ए इज इक्वल्स ए। देखो प्रपोजिशन में इसको और इसको एंड बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जॉइन मीट बोल रहा हूँ, तो भी इनका मीनिंग क्या है वो मैं समझा देता हूँ। मतलब किसको जॉइन किसको मीट और क्यों बोल रहे हैं वो मैं समझा देता हूँ। एसोसिएटिव लॉ उसके अकॉर्डिंग होता है ए और बी और सी, इसको बोल सकते हैं ए और बी और सी।
और ए एंड बी एंड सी, इसको बोल सकते हैं ए एंड बी एंड सी। थर्ड हमारे पास आती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में होता है ए और बी, को लिख सकते हैं हम लोग बी और ए, और ए एंड बी इसको लिख सकते हैं हम लोग बी एंड ए, कैसे भी लिख लो। फोर्थ आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है वो क्या होता है, ए और बी एंड सी, इसको लिखेंगे ए और बी एंड बी और सी, उल्टा लिख दिया ए और बी एंड ए और सी, ए एंड बी और सी, ये क्या हो जाएगा ए एंड बी और ए एंड सी। ठीक है, आ रही बात समझ में। और ऐसे ही डी मॉर्गन्स लॉ होता है। लेकिन ये चीज काम कहाँ आती है, इन रूल्स कैसे समझेंगे, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो उसको आप समझो मेरी बात, उसको बहुत ध्यान से समझेंगे, मैं उसको समझा रहा हूं, उसको समझो। तो यहाँ पे दो सिंबल यूज किए गए हैं, एक सिंबल है ये, एक सिंबल है ये। दोनों सिंबल्स का यहाँ पे अपना ही एक मीनिंग है। नॉट वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, नॉट वाला कॉन्सेप्ट नहीं, इसलिए डी मॉर्गन थ्योरम अभी आई नहीं है। तो ये जो है इसको बोलते हैं लोएस्ट ग्रेटेस्ट बाउंड, और इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लीस्ट बाउंड। इसको बोलते हैं लीस्ट ग्रेटेस्ट बाउंड और उसको बोलते हैं लोएस्ट ग्रेटेस्ट बाउंड। तो लोएस्ट ग्रेटेस्ट बाउंड और ग्रेटेस्ट लीस्ट बाउंड का मतलब है क्या एक्चुअली, आप मैक्सिमल और मिनिमल दो वैल्यूज निकालते हैं, मैक्सिमल और मिनिमल। तो मैक्सिमल में जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा, मैक्सिमल में जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको बोलेंगे लोएस्ट ग्रेटेस्ट बाउंड, और मिनिमल में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट लीस्ट बाउंड। क्या बोला मैंने कि अगर मैक्सिमल में जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको तो बोलेंगे लोएस्ट ग्रेटेस्ट बाउंड, और मिनिमल में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट लीस्ट बाउंड। तो ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? समझ में आया कि ये बात जो मैंने बोली है। अब ये सारे डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो प्रॉपर्टीज है लैटाइसिस की, इसमें कैसे फिट हो रहे हैं वो समझता हूँ, वो मैं समझाता हूँ। एक एक एग्जांपल लेता हूँ और मैं इनको प्रूफ करता रहता हूँ। मान लो ये कोई डायग्राम ले लिया मैंने, हाँ हाँ मैक्सिमम अभी मैं बता रहा हूँ निकालेंगे कैसे उसको ना, देखो मान लो इसको बोल दिया ए बी सी और डी, ठीक है, ऐसा पकड़ लो, ऐसा देखो ध्यान से। अब मेरे को बोला है ए और ए, तो ए और ए मतलब ए का ए के साथ में चेक करना है, ए का ए के साथ में ही चेक करना है। तो जब ए का ए के साथ में चेक करूंगा तो चाहे उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालो या लोएस्ट ग्रेटेस्ट बाउंड निकालो, दोनों आना तो वापस ए ही है, क्योंकि मैं इसका इसी के साथ चेक कर रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ए का ए के साथ चेक करूंगा तो रिजल्ट आएगा, चाहे वो इसमें निकालूं चाहे वो इसमें निकालूं, दोनों का रिजल्ट तो ए ही आना है, क्योंकि खुद का खुद के साथ में जब भी चेक करोगे तो हमेशा वो खुद से वही छोटा होता है और खुद से भी बड़ा वही होता है और खुद के बराबर भी वही होता है। इसमें किसी को डाउट है क्या? इडम्पोर्टेंट लॉ में जो मैंने अभी बताया, ए को ए से जब भी कंपेयर करोगे तो छोटा भी वही होगा और बड़ा भी वही होगा। कोई डाउट है क्या इसमें इडम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी में? इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी में कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई भी चीज खुद से छोटी भी वही होती है और बड़ी भी वही होती है, खुद से तो वही होनी है, इसमें किसी को डाउट है क्या?
नहीं है। अब आगे समझना, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसको मैं इधर सॉल्व करवा रहा हूँ, मतलब इधर प्रूफ कर रहा हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एक मैं प्रूफ कर रहा हूँ, दूसरा आपको खुद को समझना है। कोई भी डायग्राम उठा सकते हो रैंडम। मैंने तो ये डायग्राम ले लिया रैंडम अपनी मर्जी से। आप जितने मैंने ऐसे डायग्राम बनाए, इतने ऐसे डायग्राम में से कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी ऐसे डायग्राम बना के आप सॉल्व कर सकते हो। मैं आंसर आ जाएगा। मैं अपनी मर्जी से ये डायग्राम उठा लिया, मैं इससे सारे सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो ए और बी, सी इज इक्वल्स ए मीट बी मीट सी है। देखो अब समझो, ए और बी में बात करते हैं, मतलब इन दोनों में बात करते हैं। तो बेटा बताओ लोएस्ट ग्रेटेस्ट बॉन्ड ए बी में क्या होगी? ए बी में लोएस्ट ग्रेटेस्ट बॉन्ड क्या होगी? जल्दी बताओ, हमारी क्लास का टाइम ओवर हो रहा है। अरे डी कैसे हो जाएगी? डी तो वर्ड ही नहीं है। ग्रेटेस्ट बाउंड की बात करें, मैक्सिमल एलिमेंट, तो मैक्सिमल एलिमेंट तो उसका मैक्सिमल तो हुआ ही बी ना। हाँ, मैक्सिमल एलिमेंट तो इसका आएगा ही बी। ए और बी का मैक्सिमल एलिमेंट क्या आएगा? सिर्फ बी आएगा। तो मैक्सिमल एलिमेंट एलिमेंट में तो एक ही चीज है, और बी आना है ना इसका। तो ये आ जाएगा बी और सी। अब बी और सी में बात कर रहे हैं यहाँ पे, बी और सी। तो इसमें बताओ मैक्सिमल एलिमेंट में सबसे बड़ा मैक्सिमल कौन सा होगा? मैक्सिमल में सबसे बड़ा कौन सा होगा? वापस बी। हाँ सॉरी, वो सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। मैक्सिमल में सबसे स्मॉलेस्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैक्सिमल में सबसे स्मॉलेस्ट। लेकिन धर्माज्ञा एंड दीक्षित ऑल्सो, बेटा मैक्सिमल तो है ही एक ना। तो एक है तो वही छोटा वही बड़ा होगा, मतलब ए और बी का मैक्सिमल हो गया बी। अब वो अकेला ही मैक्सिमल है तो वही छोटा है वही बड़ा है, तो बी और सी में भी क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ। ये आओ। अब बी और सी में वापस मैक्सिमल में सबसे स्मॉलेस्ट निकालेंगे तो वो भी बी, और ए और बी में सबसे स्मॉलेस्ट निकालेंगे तो वो भी। तो देखो बी और बी के इक्वलेंट आ गया। तो मतलब एसोसिएटिव का पहला रूल प्रूफ हो गया। दूसरा आप कर सकते हो। बताओ एसोसिएटिव आपको समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ जल्दी से। एसोसिएटिव क्लियर है क्या सभी को? एसोसिएटिव क्लियर। अब तीसरे रूल पे आ जाओ। तीसरा रूल होता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का पहला इसने बोला है ए और बी इक्वल्स बी और ए। तो बेटा ए बी में लोएस्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट अभी आपने निकाला, बी आएगा। और बी और ए में लोएस्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट अभी आपने निकाला, वापस बी आएगा। दोनों आपने अभी सॉल्व, 1 मिनट पहले अभी सॉल्व की। तो बी और बी दोनों इक्वल आ चुके हैं, तो ये भी हेंस प्रूव्ड हो चुका है। तो बताओ कम्यूटेटिव की ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपको क्लियर है क्या? सेकंड आपको खुद को करनी है, ध्यान रखना। सेकंड ना मैंने एसोसिएटिव की कराई है ना कम्यूटेटिव की करा रहा हूं, दोनों आपको करनी है। ये क्लियर है क्या सभी को? क्लियर। अब लास्ट प्रॉपर्टी आ जाओ, फोर्थ, जिसको बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट में करवा रहा हूं, ए बी सी। अब मेरे को सबसे पहले धर्माज्ञा बताएंगे, बाद में दीक्षित बताएंगे भाई इसका मीनिंग कहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा। धर्माज्ञा, चलो बताओ। बी और सी में इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगी? ग्रेटेस्ट बी और सी में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगी? सिर्फ बी और सी को देखना, बी और सी में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगी धर्माज्ञा? जल्दी बताओ, अपनी क्लास का टाइम हो रहा है। हाँ लोअर बाउंड, सिर्फ बी और सी को देखना है बेटा, बी और सी को देखना है। बी और सी को देखना है। हाँ अब समझ में आया आपको, बी और सी को देखना है। तो बी और सी में सी हो जाएगा। ऐसे तो डी है लोअर बाउंड, ऐसे तो आपका आंसर सही है कि डी लोअर बाउंड होगा, लेकिन बी और सी का जो है, चलो अगर मैं डी से भी करवाऊँ ना आपको, तो डी से अगर मैं करवाऊँ तो गलत आ सकता है, लेकिन आप सी को समझो, यही कॉन्सेप्ट सही होता है। तो सी आ गया। अब इसमें लोएस्ट ग्रेटेस्ट बाउंड क्या आएगी? ए और सी में लोएस्ट ग्रेटेस्ट बाउंड क्या आएगी? तो सेम पैटर्न पे है, दोनों तो सेम है ना।
ए और सी में लोएस्ट ग्रेटेस्ट बॉन्ड क्या आएगी, वो आप सोचो। तब तक मेरे को दीक्षित बेटा आप ये बताओ, इसमें ए बी को अगर कंपेयर करें तो लोएस्ट ग्रेटेस्ट बाउंड क्या आएगी, ए बी को कंपेयर करें तो लोएस्ट ग्रेटेस्ट बाउंड क्या आएगी, दीक्षित जल्दी बताओ, ए बी को कंपेयर करेंगे तो लोएस्ट ग्रेटेस्ट बाउंड क्या आएगी। दीक्षित ए और बी को कंपेयर करना बेटा, सी तो कहानी में ही नहीं है दूर दूर तक, ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये देखो ना, रेड कलर से बनाता हूँ, ये ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं, लोएस्ट ग्रेटेस्ट बाउंड क्या आएगी, बी आएगी ना उसकी। और अब कर रहे हैं हम लोग सी को, ए और सी को कंपेयर कर रहे हैं, ए और सी को कंपेयर कर रहे हैं, तो ए और सी के कंपैरिजन में कुछ भी आ सकता है, चाहे तो ए लिखो चाहे तो सी लिखो, क्योंकि दोनों सेम पैटर्न पे हैं। तो आप ए भी लिख सकते हो, आप सी भी लिख सकते हो, और इधर भी ऐसा ही है धर्माज्ञा। अब बी और ए में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ए और बी में लोअर बाउंड तो ए ही होनी है, ए और बी में लोअर बाउंड तो ए ही होनी है, तो ये ए आ गया, तो ए इक्वल टू ए आ गया, हेंस प्रूव ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब बताओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, वो बताओ मेरे को, तो क्लियर है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, सभी को, एक को नहीं सभी को समझ में आ गया क्या। ठीक है, आप अब धर्माज्ञा आपने इसको नोट कर लिया क्या, आप नोट करते हो ना। हो गया, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये देखो, ये रहा आपका सिलेबस, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ये तो मैंने पहले ही करवा दिया था, मैक्सिमम मिनिमम वाला, अपर एंड लोअर बाउंड ये भी हो गया था, कल हमने ये देखे थे दोनों, वेल ऑर्डर सेट के ऑपरेशन और वेल ऑर्डर थ्योरम, ये मैंने आज बताई है, मैंने बोला था दोनों केस में ये लिख के आनी, और ये लैटिसेस की जो प्रॉपर्टी है वो मैंने करवा दिया आपको। तो इतना सिलेबस आपका हो चुका है। कल की क्लास में, कल जो हमारे फ्राइडे क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे बाउंडेड लेटाइसिस और डायरेक्ट प्रोडक्ट। देखते हैं कल की क्लास में कितने टॉपिक होते हैं, एक टॉपिक दो टॉपिक, वो जितने भी हो। तो कल हम लोग देखेंगे बाउंडेड लेटाइसिस, ये हमारी कल की क्लास का टॉपिक है। तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है या कोई परेशानी है तो आप मेरे से क्लियर, किसी को कुछ भी पूछना है तो, सभी को सारी बातें क्लियर है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।